नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग में सबसे पहले हम ले चलेंगे आपको तमिलनाडु और तमिलनाडु से ले चलेंगे मनाली। क्योंकि बात करेंगे आज मनाली पेट्रोकेमिकल को, जो कि इसका प्रमोटर पता है कौन है? प्रमोटर है ना वो तमिलनाडु इंडस्ट्रीज, जो कि तमिलनाडु इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कंपनी है। वो भी एक प्रमोटर है, इसलिए हमने थोड़ा सा ऐड किया। इस पहले हम आपको तमिलनाडु ले चलेंगे, फिर वहां से हम आपको मनाली की टूर पे, उसके बाद हम मनाली की टूर के बाद चलेंगे स्टॉक को लेकर के, जो कि मार्केट में लिस्टेड है। और मार्केट में लिस्टेड है तो लिस्टेड का क्या हालचाल है उस पर जानेंगे, जो क्या स्टॉक की प्राइस जो फिलहाल 100 रुपये से नीचे की है, और ये एक पेनी स्टॉक की लिस्ट में आती थी। तो आज हम इस पर थोड़ा सा स्टडी करेंगे, आखिर क्या है इस पेनी स्टॉक की प्रति। क्या इसको पेनी स्टॉक कहें, या मल्टी बैगर कहें, या कुछ और कहें, वो आप मुझे फीडबैक करके बताना। हम केवल और केवल स्टॉक की स्टडी करने की प्रयास करेंगे, जहां पे स्टॉक की प्राइस नियरली 90 से 91 के आसपास देखने को मिला है। तो सवाल बनता है स्टॉक को लेकर के, क्या किसी भी स्टॉक को लेकर के सवाल बनता है, क्या ये जो प्राइस है, ये प्राइस क्या अपर साइड के लिए खुलती है, ये क्या सेम ले जोन में कामकाज करेगी, या फिर इसके लिए गिरावट कर सकती है। तीन एस्पेक्ट को लेंगे और तीनों एस्पेक्ट को हम आगे चल करके क्या करने वाले हैं, एक कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, जो आखिर फंडामेंटल के बेसिस पे स्टॉक मार्केट की जो ट्रेंडिंग है, वो ट्रेंडिंग क्या दर्शाता है, चाहे वो रिकंस्ट्रक्शन की बात हो या फिर प्रॉफिट दिखावा की को हम एक्चुअलिटी में बैलेंस शीट से कंपेयर करने की बात। चलिए जानते हैं मनाली पेट्रोकेमिकल के बारे में, जहाँ पे देखने को ये मिला जो एक महीने में करीब 10% की गिरावट, और 6 महीने में करीब करीब 18% की जंप, और एक साल में करीब 39%, और 5 सालों में करीब करीब 395 अर्थात 400% के आसपास की जंप देखने को मिली। और ये बेसिकली जो जंप होता है एक टाइम फ्रेम होता है, यहाँ से यहाँ के लिए, और यहाँ से यहाँ आकलन करेंगे तो आपको लगेगा है स्टॉक में क्या हुआ, एक गिरावट का संकेत देता है। तो चलिए अब आते हैं हम सीधे सीधे टॉपिक पे, और टॉपिक है मनाली पेट्रोकेमिकल को लेकर के, जो इसकी बुक वैल्यू कहती है करीब 61 रुपये का। इंट्रेंसिक वैल्यू भी नियर अबाउट मिल जाता है कि थोड़ा सा कम है, अर्थात इसका ये समझा जाए इनकी जो एसेट्स है ना, वो एसेट्स उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए, अर्थात इनकी एसेट्स वैल्यूशन काफ़ी कम है। अब जो जो कम है उसको हम क्या करेंगे, वो तो कुछ नहीं करेंगे, जो जो डेटा है वही हम डेटा सामने रखेंगे। अब आते हैं इसको, स्टॉक में भीड़ क्या है, स्टॉक में खरीदार की भीड़ की बात कर रहा हूँ। ये बेसिकली इसको कहते हैं स्टॉक पी, और हम कहते हैं स्टॉक में खरीदार की भीड़। खरीदार की भीड़ क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्निंग पर शेयर से यदि आप डिवाइड करें इसको करंट मार्केट प्राइस को, तो स्टॉक पी निकलता है। और इसको हिसाब से यदि इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो फिर आपके पास करंट प्राइस निकलती है। तो ये भीड़ की बात करती है, हम भीड़ क्यों बात करते हैं, क्योंकि अर्निंग पर शेयर 1 रुपया 63 पैसे है। किसके बेसिस पे, एक फेस वैल्यू 5 रुपए का जो शेयर है, फेस वैल्यू है 5 रुपए का नोट है, उनको अर्निंग कितना करके देता है, 1 रुपया 63 पैसा। अब 1 रुपया 63 पैसे की अर्निंग के बेसिस पे खरीदार की जो तादाद है, ये क्या कहती है, ये तो फंडामेंटल टी। और ये खरीदार की बात कर रही है, जहाँ पे मार्केट में भीड़ की बात कर रही है, कहाँ पे 54 गुना के भीड़ हो गया, जिसकी वजह से मार्केट में करंट प्राइस क्या हुआ, 91 के आसपास जाती है। अब आती है एक आकलन करने के लिए किसको, इंडस्ट्रियल से पी को लेकर। इंडस्ट्रियल की भी इसके बारे में क्या कहती है, यहाँ पे देखा गया कि इंडस्ट्रियल पी तो काफ़ी कम है इस सेक्टर के अंदर। जब इंडस्ट्रियल के पी इतना कम है तो हम क्या करेंगे पता है, इसकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी से हम भी प्राइस जो मूवमेंट हो रही है स्टॉक प्राइस को लेकर के, उसका एक आकलन करेंगे, जो आखिर क्या है, कैसे है, किस लेवल पे परसेंटेज ऑफ ग्रो करती है, और इसका पीएस का ग्रो लेवल क्या कहती है, ये करेंगे। तो यहाँ पे देखा गया इसके हिसाब से कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, ओवर वेटेज है, अर्थात क्या है, इन पर डिमांड लगातार यहाँ पे बढ़ी है। अब इन पे डिमांड बढ़ने जो बढ़ी है उसका क्या कारण हो सकता है, क्या इनका कारण ये है कि लगातार सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट ना ही सही, सेल्स तो बढ़ रही है, क्या इनका डेट्स फ्री हो रही है, इसी एंगल से मार्केट में क्या इनकी फ्यूचर में जो ऑर्डर है, जो उनकी कारोबार है, उसमें ग्रोथ लेवल देखने को मिलती है। तो चलिए इसके एक तरह डालते हैं कंपनी को लेकर, जो बिजनेस मॉडल कंपनी कहती है कि 1986 में कंपनी बनी, मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेल क्या, पॉलीलेन ऑक्साइड्स, पॉलीलाइंस ग्लिकॉल एंड द polyas which are the used for the industries raw material located in, कहाँ पे, located in the Chennai. The company is the only
डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर एंड द, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर की बात करती है जब लार्जेस्ट इंडियन मैन्युफैक्चर ऑफ द पॉलीलेन ऑक्साइड्स, जो कि केमिकल का प्रोडक्ट है। अब इसमें हमने क्या जाना, इसमें जाना कि स्टॉक में जो कंपनी थी उस इस तरह के बिजनेस करती है, खास के केमिकल से रिलेटेड बिजनेस है, ऑक्साइड से रिलेटेड बिजनेस है, और आरओसी की बात करती है 4.38% और आरओई की बात करते हैं 2.13%। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड 0.79% का। और जिस बात की कह रहे थे कि यहाँ पे भीड़ तो दर्शाती है, भीड़ की आने के कारण क्या है, भीड़ आने के कारण क्या डेट्स फ्री हो रही है कंपनी, क्या सेल्स लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखा गया कि डेट्स को लेकर हम क्या करेंगे, एक रिकंसलेशन करेंगे पिछले डेटा से लेकर के यहाँ पे। और दूसरा क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर की बात कर रहे हैं, कहाँ पे 17 करोड़ से ज़्यादा है, इस पर भी आकलन करेंगे। और करंट रेशियो जो 4.32 है, 31 है, इसको क्या करेंगे, हम जानेंगे कि क्या जो ईपीएस बना है, ईपीएस में क्या इनका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। खास के मैं कुछ की बात करूंगा, उधार की बात करूंगा। उधार जानते होंगे जिसको कहते हैं, क्रेडिट पे आपने दिया होगा, उधार को मतलब कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर, मान लेते हैं सीधे सीधे। अब आते हैं इसको अगले पड़ाव पे, अगले पड़ाव में हम जानेंगे इसको लेकर के क्या है मार्केट में, जहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग कहती है 44%, 45% की नियर अबाउट। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट लर्निंग की बात करने वाले हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के, जहाँ पे हम एक एक एस्पेक्ट को देखेंगे। जो क्या प्रॉफिट जो पार्ट होता है, प्रॉफिट और लॉस, ये एक दिखावा है, और इस दिखावे के पीछे आपको बैलेंस शीट को जानना जरूरी है। इसलिए हम क्या करते हैं, कंप्लीटली लर्निंग की बात करते हैं, और क्या करेंगे, रिकंसिलेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट की इन द फंडामेंटल्स। आते हैं पेयर्स में, जहाँ पे पेयर्स में कहती है सुप्रीम पेट्रोकेमिकल्स है, स्टाइल रिक्स है, शविता ऑयल्स टेक्निकल है, वंशाली है, इन सब के लिस्ट में आती है। और सबके लिस्ट में पी की बात करें, जो कि टोटल 11 कंपनी के पी कहती है, और वो कहती है कि 19 के आसपास निकल के आती है। उसमें कहती है इनका जो है वो क्या, थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे खरीदार की कमी नहीं है, खरीदार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, जहाँ पे 54 के आसपास की खरीदार देखने को मिलती है। जहाँ पे एवरेज कहती है 19, वहाँ पे ये कहता है करीब करीब 3 गुने की भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती है। आइए अब आते हैं हम जानने के लिए प्रॉफिट लॉस को, और प्रॉफिट लॉस के साथ साथ बैलेंस शीट को हम आकलन करेंगे कि आखिर किस बेसिस पे कैसा इनका इम्पैक्ट पड़ता नजर आता है। तो देखिए सेल्स को लेकर देखा गया कि सेल्स में क्या कहती है कंपनी, नियरली देखा गया कि यदि वाई वाई से कंपेयर करें तो लगातार क्या थी, गिरावट था। क्यू और क्यू के हिसाब से देखें तो गिरावट था, मतलब दोनों एंगल से देखें तो ये यहाँ पे उन्होंने गिरावट का संकेत दिया। कब का, जून वाले में। अब जब उन्होंने सेल्स को लेकर के जून में कहा गिरावट, तो क्या कुछ और भी प्रॉफिट को लेकर कुछ कहती है बात। तो प्रॉफिट के बारे में कंपनी कहती है जो प्रॉफिट तो हमने अच्छा खासा कमाया, कब से, कुछ सालों से। खास के इस पीरियड के बाद कंपनी ने लगातार नुकसान झेला था, उस नुकसान के बाद कंपनी ने इस टाइम में करीब करीब जो 1 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में, उसको 13 गुना का कर दिया, और ये प्रॉफिट 13 करोड़ का बन गई। तो जब 13 करोड़ का प्रॉफिट बन गया, इसका मतलब क्या हुआ, एक सेंटिमेंटल तो ये दर्शा दिया यहाँ पे जो स्टॉक ने एक प्रॉफिट अर्न किया है। प्रॉफिट अर्न करने का क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखना चाहिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन को कंपेयर करना चाहिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहती है 9% का, और इतना ही नहीं, यदि नेट प्रॉफिट मार्जिन को आप आकलन करें तो वो क्या कहती है, तो वो कहती है करीब 240 करोड़ में 13 करोड़ के आसपास निकल के आती है। तो 13 करोड़ डिवाइडेड बाय 240 करोड़ का आकलन करके देखिए, तो ये कहती है कितना परसेंटेज की ग्रो, ये कहती है नियरली 5% की इनका क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन का। 5% की नेट प्रॉफिट मार्जिन पे इन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया। चलिए अगले पड़ाव पे देखें, पूरे के पूरे हिस्टोरिकल डेटा इन द ईयर बेसिस में, तो क्या कहती है कंपनी को लेकर के, कंपनी को लेकर कहती है कि मायूसी छाई है, किसको लेकर के, सेल्स को लेकर के। सेल्स में लगातार पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर और अभी लास्ट 12 महीने के डेटा में मायूसी छाई थी, और ये गिरावट दर्ज किया है। अब जब गिरावट दर्ज किया
उसके पीछे और कुछ कहानियां के लोग लेके देखे। उसके बारे में कहती है प्रॉफिट को लेकर के कंपनी ने क्या किया, तो कहती है प्रॉफिट में भी लगातार जो गिरावट था वहां पे समेटता हुआ नजर आया, और समेटने के क्रम में जो पिछले लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर में डिफिशिट देखने को मिला, वहां पे थोड़ा सा सस्टेन किया, क्योंकि इस लास्ट क्वार्टर में 13 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था कंपनी ने। तो ये 13 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ 12 महीने में इनको सपोर्ट देता है। कुछ हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम कहती है इसको लेकर के, क्या कहती है पता है? कहती है जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ में क्या था, अच्छा है नहीं है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करती है, नहीं है। स्टॉक प्राइस सीजीआर कहती है, नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करती है, नहीं है। मतलब तीनों के चारों इंडिकेटर को ना एक एक पॉजिटिव संकेत नहीं देता है इसको लेकर। ये हिस्टोरिकल डेटा कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हिस्टोरिकल डेटा जो यहाँ पे अपडेटेड है वो कहता है। अब आते हैं जानने को लेकर के, क्या जानेंगे हम? जो पीएल में हमने देखा, उस पीएल को क्या इम्पैक्ट करती है बीएस की वो फिगर, जिसकी वजह से वहां पे जो भीड़ है वो खरीदार की भीड़ बढ़ी है। तो खरीदार की भीड़ के क्रम में देखें तो कंपनी में जो बोरोइंग्स को पार्ट था वो काफी ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो खरीदार थी उनकी क्या लगा, उनको लग गया जो ये मार्केट में जो ईपीएस था, तो ईपीएस में क्या हुआ, ईपीएस धड़ाम से गिर गया। और क्या हुआ, जो तादाद थी खरीदारों की वो तो वहीं के वहीं पड़ी हुई है। अर्थात इसको ये देखा जाए तो इनकी क्या हुआ, बोरोइंग्स काफी बढ़ गया। और इसका इतना ही नहीं, इनका जो मेन होगा ना प्रॉफिट लॉस को लेकर के, उसमें क्या हुआ, इनका इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ा। तो कहते इंटरेस्ट का बर्डन तो नहीं, उतना ही था, 10 करोड़ के आसपास ही देखने को मिला था। तो फिर बर्डन कहाँ बढ़ा? तो इनके लिए बर्डन केवल यहाँ पे देखने को मिला, जो बर्डन वहां पे नहीं बढ़ा, लेकिन यहाँ पे इनका बर्डन बढ़ा। 103 करोड़ का क्या हो गया, इनका निकल के आ गई ये चीजें। अब आते हैं एक और फिगर को लेते हैं। इस फिगर को देखें, 103 करोड़ का पैसा लेकर उन्होंने किया क्या? ये सवाल बनता है, जो क्या जो 103 करोड़ में पैसा जो मूवमेंट किए थे, अर्थात 7 करोड़ माइनस कर दिया जाए तो कितना होता है? 96 करोड़ का जो पैसा उन्होंने बोरोइंग्स लिया था, लोन लिया, उस पैसे को क्या एंजॉयमेंट के लिए किया था या कुछ बिजनेस को डेवलपमेंट के लिए किया था? तो देखने को ये आई कंपनी को लेकर के, जो फिक्स एसेट्स पार्ट में कोई बड़ा फेरबदल नहीं था। और जब फेरबदल नहीं था यहाँ पे, इसके बारे में और क्या कहता है? इसके बारे में और क्या कहता है, तो देखते हैं। इसके बारे में कुछ और भी डेटा को तो यहाँ पे देखने को ये मिला, जो यहाँ पे इनके पार्ट्स भी काफी चेंज नहीं हुआ। आखिर चेंज कहाँ हो रहा है? तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट में करीब 29 करोड़ का चेंज किया, और नियरली ये देखा गया कि यहाँ पे करीब 4 करोड़ का चेंज होता है। बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा कहीं तो गया होगा ना। जो इन्होंने 96 करोड़ का यहाँ पे लिया था पैसा, वो कहीं तो गया होगा। तो 96 करोड़ का पैसा गया कहाँ? यहाँ भी देखने को नहीं। अच्छा, ये हो सकता है इन्होंने पेमेंट कर दिया, इन्होंने अदर लायबिलिटी को पेमेंट कर दिया। यस राइट, यहाँ पे अदर लायबिलिटी को उन्होंने पेमेंट करती हुई नजर आई, अर्थात इनके पास जो पोजीशन थी उनको उन्होंने थोड़ा सा कम कर लिया। अब आते हैं अगले कदम पे, जिसको देखा जाए किसको लेकर के, ट्रेड रिसेबल को लेकर के। इसके बारे में कंपनी कहती है जो नियरली हमारे पास 121 करोड़ का उधार पड़ा हुआ है, जो कि हमने मार्केट में दिया हुआ, और उनकी हमारी जो रिस्क फैक्टर है वो कितने दिन का रिस्क फैक्टर है? कहती है नियरली 2 डेढ़ महीने का रिस्क फैक्टर बनती है। 1.5 महीने में हमारे पास पैसे आते हैं, और हम पैसे उनको क्या करते हैं, हमारी यूटिलाइजेशन में आती है। तो यहाँ पे एक नज़र डालिए किसको लेकर के, 121 करोड़ को आकलन करना जरूरी है, किससे? इनकी नेट टोटल सेल्स है। तो टोटल सेल्स कहती है कितना, 1000 करोड़ का, उसमें 121 करोड़ का मार्केट में पैसा फंसा हुआ है। और प्रॉफिट के बारे में कहती है नियरली 19 करोड़ का, 19 करोड़ में 121 करोड़ का मार्केट में पैसा फंसा हुआ, अर्थात कितने गुना बढ़ जाती है? 11 गुना का। यहाँ से देखने को मिला 11 टाइम्स का, इससे ज़्यादा पैसा मार्केट में इनका फंसा पड़ा है, जो कि इनका एक रिस्क फैक्टर बनता है। यदि इनकेस बैड डेट्स होता है तो बैड डेट्स में 10% 5% के हिसाब से थोड़ा सा क्या बन सकती है, रिस्क फैक्टर बनती है। तो चलिए इसको जाना हमने, इसको लेकर के अब आते हैं इसको नेक्स्ट कदम में देखेंगे इसको लेकर के, इसको चार्ट लेवल पे, जहाँ पे हम देख रहे थे फिलहाल कुछ एक सालों के डेटा को लेकर के। एक सालों के डेटा में आखिर हुआ क्या? एक साल को डेटा में ये लगा कि स्टॉक ने एक जंप किया नियरली 40% के आसपास तक की, एक इनक्रेडिबल जंप थी स्टॉक को लेकर के। अगले कदम में देखा जाए कंपनी को लेकर क्या कहती है इसको, तो चलिए जानते हैं। कहाँ पे? प्रमोटर्स होल्डिंग और होल्डिंग को लेकर के। तो कंपनी के बारे में
होल्डिंग से पहले एक नंबर सेंटिमेंटल पे चलते हैं, क्योंकि सेंटिमेंटल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सेंटिमेंटल के बारे में फिलहाल ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन देखने को नजर नहीं आई। एक प्रेस रिलीज की बात इन्होंने किया था, कब किया था, 5 अगस्त को किया था, और 5 अगस्त को प्रेस रिलीज करके उन्होंने क्या अपडेट दिया उस पर जानते हैं। तो 5 अगस्त को उन्होंने क्या कि एमपीएल पोस्ट कंसोलिडेटेड रिवेन्यू की बात किया, जिन्होंने कहा कि 246 करोड़ का क्यूआर 125 में हमारा रिवेन्यू बढ़ा, जो कि हम अभी स्टडी कर रहे थे। ऐसे कहा कि हमारे पास क्या हुआ, जो कंसोलिडेटेड बेसिस वाज था 246 करोड़ का और 15 करोड़ का रिस्पेक्टिवली हुआ था हमारे पास। ये चला डिटेल जो हम स्टडी कर रहे थे वही स्टडी, और प्रॉफिट एंड लॉस की बात उन्होंने यहाँ पे एक छोटी सी समरी वहाँ से उन्होंने अपडेट कर दिया और समझा दिया। प्रेजेंटेशन की बहुत बड़ी बात देखने को नज़र नहीं आई। इसकी प्रेजेंटेशन की बात करिए तो यहाँ पे पीपीटी उन्होंने शेयर किया ही नहीं। चलिए अब आते हैं कहाँ पे, होल्डिंग को लेकर के। होल्डिंग के बारे में कंपनी कहती है कि प्रमोटर्स के पास करीब 45% की होल्डिंग और 55% की होल्डिंग आम पब्लिक के पास है। और आपस में तालमेल क्या कहती है, तालमेल की बात देखें तो यहाँ पे सबसे पहले तालमेल की बात करूँ तो यहाँ पे मैदान छोड़ के भागने वाले लोगों की जो शेयर होल्डर की तादाद है ना काफ़ी ज़्यादा है। आप आकलन करके देखिए, जो कभी इस मार्केट में करीब 23 में 2 लाख लोग थे स्टॉक को लेकर के, बाद में नियर अबाउट द 10,000 कम हो गए, और मतलब जो मार्च में और कम हो गया 88,000 पे आए, और जून में और भी कम हो गए, 1,71,000 पे आ गए। मतलब मार्केट में क्या लग रही है, इसके सेंटिमेंटल ये कहता है शेयर होल्डिंग्स पैटर्न के सेंटिमेंटल, जो यहाँ पे मार्केट में बेचने वाले की तादाद ज़्यादा थी और खरीदने वाले की तादाद यहाँ पे स्टॉक में कम थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में थोड़ा सा सेंटिमेंटल खराब हुआ। तो ये सेंटिमेंटल खराब नहीं होता। एक साल के चार्ट को देखें जून से लेकर जून तक के डेटा में, तो जून में जहाँ पे 1,98,000 के आसपास तादाद थी, वहाँ पे अभी की तादाद में 1,71,000 की लोगों की तादाद बनी है शेयर होल्डर को लेकर के। अर्थात क्या था, मार्केट में थोड़ा सा डिमांड क्या हुआ, घटा या बढ़ा। यहाँ पे डिमांड में थोड़ा सा घटी, डिमांड घटा, लेकिन क्या हुआ, जो लोगों थे उन लोगों ने नहीं भर भर के स्टॉक को खरीदा होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट कहते हैं चुनिंदो लोगों ने खरीदा, तो चुनिंदो लोगों ने इनको भर भर के स्टॉक को खरीदा, जिनको लगा कि मार्केट इनकी पोटेंशियल बनी है। अब यहाँ पे देखा जाए कि डीआई की एफआई की तादाद की बात करूँ तो डीआई केवल एफआई की तादाद है, डीआई की तादाद नहीं है। और यहाँ पे कुछ और बात करें तो पब्लिक की तादाद में देखें तो पब्लिक की तादाद में एक नाम निकल के आता है एक वेंचर्स फंड, और प्रमोटर के हाथ में, जैसे हमने कहा कि लोग तमिलनाडु से लेकर के आपको मनाली तक की सफ़र करेंगे। तो तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो कि इनकी होल्डिंग में एक प्रमोटर के तौर पे कामकाज करती है, जो इनकी 6.5% 7% के आसपास की होल्डिंग इस कंपनी में है। रेस्ट जो होल्डिंग है वो है सिद्ध लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के पास, जहाँ पे 38% की होल्डिंग देखने को बनी है। यहाँ पे एक आम रिटेलर के पास की तादाद की बात करूँ तो क्या कहती है, यहाँ पे कहती है कि करीब करीब आम रिटेलर यहाँ पे 34% के आसपास की इन्होंने 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट किया है, और इन द 2 लाख से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट वाले 6%। अर्थात ये देखा गया यहाँ पे करीब करीब 41% की जो होल्डिंग है वो किसके पास है, एक रिटेलर के पास देखने को बनी है। अगले कदम में देखा जाए इसको पीयर्स को लेकर, कंपेरेटिव को लेकर के क्या कहना चाहता है इसको लेकर के, तो चलिए जानते हैं इसको पीयर्स को लेकर के। और लेटेस्ट सेंटिमेंटल में कुछ बल्क ट्रेडिंग कुछ हुआ था, तो यहाँ पे देखने को तो नज़र नहीं आई। एनएससी के डेटा पे देखते हैं कुछ बल्क ट्रेडिंग की बात करती है तो कहती है, तो हम यहाँ पे देखें बल्क ट्रेडिंग में, तो बल्क ट्रेडिंग में देखने को तो नज़र नहीं आ रही है कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं इसको तरफ हम जानने को लेकर के पीयर्स, इनके पीयर्स में क्या क्या कंपनी और किन का क्या परफॉर्मेंस लेवल रहा। इनके परफॉर्मेंस लेवल में देखा गया कि सबसे पहले देखते हैं तमिलनाडु पेट्रोकेमिकल्स है, इनके जो नियरेस्ट पीयर्स है। लेकिन हम स्टॉक प्राइस की बात करेंगे, जहाँ पे स्टॉक प्राइस मूवमेंट की बात करने वाले हैं, जहाँ पे 1 महीने से लेकर के 1 साल के चार्ट को देखें आकलन करके, तो सबसे बेटर परफॉर्मेंस वाली स्टॉक में देखने को क्या मिलती है, तो यही निकल के आया जिसका नाम था अग्रवाल इंडस्ट्रीज। और दूसरे नंबर की बात करें जिसका नाम था कोठारी पेट्रोकेमिकल्स की इंडस्ट्री, जिनका 85% तक का जंप किया। और यहाँ पे जो खास के तमिलनाडु की बात करो, तमिलनाडु ने पिछले कुछ दिनों से गिरावट था, लेकिन ओवरऑल 1 साल में अच्छी परफॉर्मेंस किया है। मनाली की बात करें तो मनाली भी फिलहाल 1 महीने दिन से तो गिरावट में है, लेकिन पूरे के पूरे साल में 40% तक की जंप किया है स्टॉक को लेकर के। तो हमने समझने का प्रयास किया इस स्टॉक को,
अच्छा, स्टॉक की लर्निंग को दोस्तों कोई रिकमेंडेशन या स्टॉक नहीं है, तो कंक्लूजन क्या निकला इसको लेकर? कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में निकला जो बाकी सारे जो चीज़ थी वाई वाई में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। प्रॉफिट के पार्ट में क्या देखने को मिला? प्रॉफिट पार्ट में जंप देखने को मिला। और प्रॉफिट जब पार्ट में जंप देखने को मिला तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट इसको बूस्ट किया? तो नहीं, मार्केट ने इसको बूस्ट नहीं किया, क्योंकि उनका सेल्स घट गया था। सेल्स के घटने की वजह से मार्केट इसको डिक्लाइन कर दिया। और शेयर होल्डर की तादाद में हमने देखा कि लगातार क्या थी? एक शॉर्ट फॉल देखने को मिली थी फिलहाल ट्रेंडिंग के बेसिस पे। फिलहाल 6 महीने के ट्रेंडिंग तो अच्छा मूवमेंट करता है, लेकिन इसका 1 महीने का ट्रेंडिंग इसको रिवर्सल में देखने को मिलता है। लेकिन 1 महीने के और बाकी ट्रेंडिंग के बाद में लगातार बिल्डअप होती नजर आती है। यदि थोड़ा गिरता भी है 2-4-5% के, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हेल्प लिया जा सकता है, जहाँ पे लगातार ये देखा जा सकता है जहाँ पे फिलहाल सपोर्ट लेवल को क्या किया था? सपोर्ट लेवल पे आके इन्होंने टच करके निकल गया, अर्थात यहाँ पे इन्होंने बेस बनाया। बेस बनाने के बाद दोबारा वहां से उछलने का प्रयास किया था। वहां से यदि ज़्यादा गिरती है तो फिर इनके लिए पता है क्या होगा? फिर इनके लिए बेस एक और बन सकता है, जिसका बेस की बात हो सकता है। जैसे स्टॉक के कई बार रेजिस्टेंस इन्होंने सपोर्ट बनाया था, और सपोर्ट का लेवल ये हो सकता है। फिर उसके बाद देखने को ये मिल सकता है कि इनके पास ये हो सकता है। तो नियरली देखा जा सकता है इसको, और हायर टू हायर कुछ और आंकलन करके देखें तो हायर टू हायर में लगातार बिल्डअप हो सकती है इस स्टॉक को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर दोस्तों। जो हम अभी सफ़र कर रहे थे तमिलनाडु से मनाली तक का, मनाली पेट्रोकेमिकल को लेकर।